तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस बार जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया है उनमें है सागर भुइयाँ और सुशांत मरांडी, और बाकी सभी ब्रदर्स का धन्यवाद जिन्होंने रिज्वाइन किया है। तो इस एपिसोड की हमारी शुरुआत उसी डीमन से होती है जो आज़ाद हो चुका था, और वह घूर कर चारों ओर देख रहा होता है और उसकी नज़र लियन से मिलती है। लियन की नज़र उससे, और वह घबरा जाता है। और लियन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है अपने मन में कि यह बिल्कुल डी जिया जैसा दिखता है, या उसी के जैसा हुबहू लग रहा है, लेकिन इससे निकलने वाली ऑरा जो है वह डी जिया से भी कई गुना अधिक और पावरफुल लग रही है। अभी लियन ओल्ड युवान से कहता है कि क्या होली क्षेत्र में कहीं पर लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है कि डीमन जाति के सदस्य सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। यह सुन वह कहता है नहीं, आखिरकार तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह एक जैसा दिखाई दे, यह संभव नहीं है। तभी लियन कहता है फिर यदि वे दो एक जैसे दिखने वाले राक्षस हैं, लेकिन उनमें से जो ऑरा है वह अधिक है इसकी पिछले वाले के मुकाबले, यह अधिक लंबा और शक्तिशाली लग रहा है मुझे। यह सुन युवान कहता है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि ये ऐसे एक जैसे लग रहे हैं या फिर नहीं, तुम बेतुके सवाल मुझसे पूछ रहे हो। अब तुम्हें इसके बारे में ना सोचकर यह सोचना चाहिए कि हम इस डिसोलिएटेड जगह से किस तरीके से निकल सके। तभी लियन कहता है कि क्या आप मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं, जब आप यहाँ आए थे तो आपने किस तरह की योजना बैकअप बनाई थी, उसे एक्टिवेट करें। युवान कहता है कि मैंने हर काम का सही समय पर निर्धारित किया है, जब समय आएगा तो मेरा मेन बॉडी होली क्षेत्र से एक पावर हॉर्स भेजेगा जिसकी मदद से मैं वापस चला जाऊंगा। लियन कहता है आप बिना किसी सटीक योजना के इस तरह के खतरनाक जगह पर आ चुके हैं, आपके लिए एक अकस्मातिक योजना बनी हुई है। आप होली क्षेत्र में इतने समय से रहते हुए लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है। यह सुन वह कहता है कि सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने पर ध्यान मत दो, क्या तुमने कोई बैकअप प्लान बनाकर रखा है तो वह बताओ। और हम देखते हुए मॉन्स्टर अभी भी हैरानी से इनकी बातों को सुन रहा होता है या फिर इधर उधर देख रहा होता है। लियन कहता है कि क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा एक यंग बच्चा आखिरकार तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के मुकाबले क्या ही टर्म कार्ड रख पाएगा। और युवान कहता है कि ओए ब्रेट कहीं के, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, चलो इन सभी चीज़ों को छोड़कर हम थोड़ा सा सुलह कर लें और अपने अपने ट्रम्प कार्ड्स को निकालें। लियन कहता है ठीक है चलो, मैं यही कर रहा हूँ। अब मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक यह सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, इस जगह से हम निकल नहीं जाते हैं। और इधर वह मॉन्स्टर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे कब से यहाँ पर बंद कर कर रखा गया है। और इधर हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई चल रही होती है, एक दूसरे के थोबड़े को पकड़ कर कह रहे होते हैं तुम पहले अपना ट्रम्प कार्ड दिखाओ, तुम पहले अपना ट्रम्प कार्ड दिखाओ, निकालो हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और इनकी आंखों ही आंखों में लड़ाइयाँ चल रही होती है, क्योंकि इन्होंने तो एक दूसरे के मुंह को पकड़ रखा होता है लड़ने के चक्कर में। और वे कह रहे होते हैं कि आप पहले निकालो, तुम पहले निकालो ओल्ड मैन। और हम देखते हैं इधर जो यार डीमन है वह उन जो इस पहाड़ी में जाकर धंसे होते हैं उस पहाड़ी को ही अपनी ओर खींच कर ला रहा होता है। और हम देखते हैं ये लोग पल भर में उस डीमन के सामने पहुंच जाते हैं। और जब उस डीमन से इनकी नज़रें मिलती है तो इनके मुंह से एक जोरदार चीख निकलता है। लियन कहता है कि उसने यहाँ पर इस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे उसने पूरे इस छोटे से टापू को खींच कर अपने सामने ले आया हम लोगों के सहित। और इधर वो कह रहा होता है युवान कि वह 9वीं रैंक की सामग्री के लेने के चक्कर में हम बहुत ही बड़े लालची हो गए थे और बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। और वह मॉन्स्टर के ऑरा को हमें दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा होता है इनके सामने जो वह रिलीज कर रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसके पीछे जो वह विंड क्रोकोडाइल मॉन्स्टर था वह वहाँ से जोरदार एक दहाड़ मारता है और वह अपनी विंड एनर्जी को इस डीमन की ओर रिलीज कर रहा होता है गुस्से में। ऐसा होते हुए देखकर वह डीमन भी उसकी ओर देखता है और इस समय का फायदा उठाकर लियन और युवान यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लियन कह रहा होता है कि जब तक हम इस अंतरिक्ष के बाहरी लेयर तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम तियानु रीजन में भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ युवान कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जिस स्थान पर हमें बंद किया गया था वह मगरमच्छ का पेट का अंदर का ही स्थान था। उस मगरमच्छ को जानबूझकर एक ट्रू स्पिरिट का रूप में विकसित किया गया था, बल्कि इसको इस तरीके से बनाया गया था ताकि वह उस पगोड़ा को अपने पेट के अंदर सील रख सके लंबे समय तक। और हम तभी देखते हैं कि उस विंड एनर्जी की पावर भी इन लोगों तक पहुंच रही होती है। और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो इस विंड में फंस कर अपने मन में कह रहा होता है कि एलिमेंटल पावर, यह अभी एलिमेंट की एक ट्रू स्पिरिट लग रही है मुझे। और वह उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा पीछे हटते हुए देखते हुए कहता है कि लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से एक ट्रू स्पिरिट में विकसित नहीं हुआ है, अभी भी यह अभी चाइल्डहुड में है, अभी विकसित हो रहा है। और वह तभी वहाँ पर एक टेक्निक का नाम लेता है और कहता है कि ब्लैक डीमन शेडो। और वह वहाँ पर एक बड़े से शेडो को एक्टिवेट करता है जो उसके पीछे बनी हुई होती है और उसके बड़े बड़े नाखून बड़े बड़े हाथ होते हैं। और वह उन्हीं शेडो हैंड्स की मदद से उस क्रोकोडाइल को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। और वह अपने मन में कहता है कि इतने समय के बाद क्या अब मेरे पास इतनी ही ताकत बची हुई है, यह शक्ति जो एलिमेंटल की है वह मेरे इस डिमोनिक शक्ति को एकदम जाहिर तौर पर नष्ट करना चाहती है, मतलब कि पूरी एक्साइटमेंट और पूरी ताकत के साथ उसे बर्बाद करना चाहती है। यह इस तरह की विल इसके अंदर से आ रही है और रिलीज हो रही है। तभी वह अपने पगोड़ा को एक्टिवेट करता है, उसके एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि इथेरियल वॉर स्पेयर, और इसका यह किसी तरह का वेपन है। और हम देखते हैं वह उसके अपने एक शेडो हैंड में उठाकर एक्टिवेट कर रहा होता है और दूसरे हाथ से उस क्रोकोडाइल को पकड़ कर रखा होता है। और वह उससे कहता है कि तुम मेरे इस इथेरियल वॉर स्पेयर को तोड़ नहीं सकते हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इसे तोड़कर दिखाओ और मुझे अब तुम सप्रेस नहीं कर सकते हो।
और मुझे यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश की गई थी इस टावर में, लेकिन इस टावर की मदद से मुझे यहाँ पर ठीक होने का एक काफ़ी अच्छा समय मिल चुका है। और हम देखते हैं इधर उस क्रोकोडाइल की भी हालत ख़राब हो रही होती है, उसकी आंख भी रेड हो चुकी होती है। और इधर दूसरी ओर से उस पगोड़ा से एक जोरदार वेव एनर्जी निकलती है, जिससे वह क्रोकोडाइल भी पीछे की ओर हट जाता है और उस रेड ऑरा से उसकी शैडो की पावर और भी अधिक बढ़ रही होती है। और हम देखते हैं वहाँ पर रेड एनर्जी और भी अधिक मात्रा में चमकने लगती है, बढ़ने लगती है, जो दूर दूर के एरिया तक कब्जा कर रही होती है। और दूर दूर के एरिया के जितने भी ज़मीन के टुकड़े होते हैं उन्हें अपनी ओर खींच कर ला रही होती है। तभी इधर युवान कहता है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। लियन कहता है कि यह जो भूमि के टुकड़े हैं ये वापस में जाकर मिल रहे हैं, लगता है वह किसी तरह के टेक्निक को एक्टिवेट किया हुआ है। और वह डीमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है इन चीज़ों को करते हुए। और क्रोकोडाइल भी सहमा हुआ पीछे की ओर हटा होता है और इधर से वह कह रहा होता है मोस्टर की हा मेरा ये इथेरियल वॉर स्पेयर कोई साधारण डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं है। इतने वर्षों के बाद भी चाहे वह कितना भी टूट गया हो वह स्वयं को खुद ही मरम्मत कर सकता है। और वह जोर से हंस हंस कर कह रहा होता है कि त्यानु रीजन या फिर त्यानु रियलम अब डी जिया रिटर्न हो चुका है, वापस आ चुका है। और हम देखते हैं इस नाम को सुनने के साथ ही लियन कहता है कि क्या उसने कहा त्यानु रियलम डी जिया हैव रिटर्न। और वह कहता है युवान से कि क्या तुमने वास्तव में वही सुना जो मैंने सुना। युवान कहता है ओए आखिरकार तुम अपना सर क्यों बाहर निकाल रहे हो। जब लियन कहता है ओल्ड युवान क्या तुमने डीमन जाति में डी जिया नामक कोई उपाधि या किसी का नाम सुना है। यह सुनकर कहता है कि तुम ऐसे बेतुके सवाल इस स्थिति में क्यों पूछ रहे हो, यह वास्तव में कोई मायने भी रखता है। हमें इसके बारे में न सोचकर जल्दी करके यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस भयानक स्थिति से निकलें तो हेवन की जो पावरफुल शक्तियाँ हैं वह खुद ब खुद इस तरह के मॉन्स्टर को कुचलने के लिए सामने जरूर आएगी। हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी लियन कहता है कि मुझे यहाँ जो है नोक आर्क ने भेजा था, लेकिन कौन जानता था कि इस आउटर स्टार के लेयर में इतनी खतरनाक स्थिति बनेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे यहाँ इंतजार करने के लिए कहता। यह सुन युवान कहता है क्या नोक आर्क, तुमने कहा नोक आर्क, क्या हुआ दिखाई दे चुका है इस वर्ल्ड में। तभी लियन कहता है कि क्या आपको अभी भी इस चीज़ की चिंता कर रही है। और तभी युवान कहता है कि मुझे नॉर्थर्न स्काई कोल्ड आयरन को नहीं लेना चाहिए था, उसने मुझे लालची भरा बना दिया और अब इतनी भयानक आपदा में पहुंचा दिया है, यहाँ तक कि वह जो ट्रू क्रोकोडाइल है वह भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा है। तभी लियन अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने पहले निश्चित तौर पर गलत नहीं सुना है, वह सचमुच में उसने कहा डी जिया और वह बिल्कुल उसी मेरू माउंटेन में रह रहे मॉन्स्टर का नाम है और उसी के तरह के टेक्निक्स का भी उपयोग कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी एक शैडो मॉन्स्टर की पावर थी और जिसके 6 हाथ थे और खतरनाक अटैक करता था। यह बिल्कुल उसी तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। लियन कहता है युवान से कि मेरे पास अभी एक योजना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगी या नहीं। युवान कहता है तो क्या आपके पास कोई योजना है। हाँ जल्दी उसको एक्टिवेट करो, उसका उपयोग करो, इस्तेमाल करो। तभी लियन कहता है कि हालांकि मुझे इसमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि बाद में आप इसके लिए थोड़ा अपमान भी हो सके, मतलब कि अपमानित हो सके, आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। यह सुनकर कहता है क्या तुम मेरी मदद चाहते हो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बस इस 8 स्टार सोल बॉडी को बचाना चाहता हूँ, इसकी तुलना में अपमान जैसी कोई चीज़ बहुत ही छोटी मोटी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी लियन कहता है तो फिर ठीक है, तो मेरे इस सोल पावर का तुम बिल्कुल भी विरोध मत करना। और वह वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट को बाहर की ओर निकाल लेता है और अपने फॉक्स मोड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर हम देखते हैं कि ओल्ड युवान को खींच रहा होता है, मतलब अपने दुनिया में भेज रहा होता है अंदर वाले में। और वह कह रहा होता है कि अब जब आप अंदर हैं तो आप जब तक नहीं बाहर जा सकते हैं जब तक पूरी तरह से मैं ठीक ना होकर अपने चरम पावर पर, मार्शल सोवरेन की ताकत पर पहुंच नहीं जाता हूं। बाप रे, तब तक के लिए इसको कैद कर लिया। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, राइटर द्वारा बताया जाता है कि यह अंदर की दुनिया है वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के माउंट फंग कून की। और हम देखते हैं वहाँ पर उसी तरह की तूफान एरिया मचा होता है और उसके अंदर पहुंच जाता है लियन भी। और यहाँ पर ओल्ड युवान उन चीज़ों को देखकर पत्थर का बन चुका होता है, जो कि अब सोल बॉडी थी वह स्टोन बॉडी बन चुकी है इन सारे सीन्स को देखकर। फिर वह जगते हुए कहता है आखिरकार ये क्या यह सचमुच में नोक आर्क है। तभी हम देखते हैं लियन उसकी ओर आते हुए कहता है कि नहीं, यह नोक आर्क नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, इसे उससे भी अधिक बढ़कर कहा भी जा सकता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स है और यह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट कहलाने के लायक है। अब आप जो देख रहे हैं वह विंड का एक छोटा सा तूफान है जिसकी वर्तमान स्थिति इस तरह की है। इससे पहले कहीं अधिक यह भव्य और अच्छी थी, लेकिन यह कुछ चीज़ों की वजह से खराब हो चुकी है। तभी युवान चिल्लाते हुए कहता है कि वाट, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास वास्तव में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, पूरी दुनिया में केवल 2 या 3 ही डिवाइन आर्टिफैक्ट है, यह कौन सी है। लियन कहता है कि अरे यार, होली क्षेत्र के सबसे उच्च पद पर तुम हो और यहाँ पर वास्तव में औसत ज्ञान सबसे अधिक तुम्हारा होना चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने जो 2-3 आर्टिफैक्ट्स का नाम लिया वह कौन से हैं, उसके बारे में पहले बताओ। वह थोड़ा सा रुकता है हेजिटेट करते हुए, फिर कहता है कि ऐसा लगता है तुम सचमुच में डिवावरिंग सेक्ट के स्टूडेंट नहीं हो, अन्यथा जो हुआंग फू है वह अपने स्टूडेंट को कभी भी
इस तरह के हेवन को विरोध करने वाले आर्टिफैक्ट रखने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं देता। और मानव इतिहास में नोक आर्क एकमात्र डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसका उल्लेख मिलता है, लेकिन तिवानु कॉन्टिनेंट के लंबे इतिहास में कौन विश्वास करेगा कि वे केवल एक ही आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। और फिर वह सोचते हुए कहता है कि अच्छा छोड़ो उन सभी चीज़ों को, तुम ये बताओ तुम किस तरह के अपमानजनक काम के बारे में बात कर रहे थे, आखिर किस तरीके से तुम मेरा अपमान करने वाले थे, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं उन चीज़ों को क्लियर करो। यह सुन लियन कहता है कि ओल्ड युवान, तुम उतने भी ना समझ नहीं हो जितना तुम दिखते हो, लेकिन डिवाइन आर्टिफैक्ट एक अन्य डिवाइन आर्टिफैक्ट से टकराने के बाद काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, और अभी अभी जो यहाँ पर आकाशीय विंड ने है वहाँ पर एक बड़ी सी तबाही मचाई है जिसकी वजह से यह टूटने की स्थिति पर पहुँच चुका है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। ये सुनकर कहता है क्या एक और डिवाइन आर्टिफैक्ट, और हम देखते हैं लियन उसको खींच कर ला रहा होता है। और इतने सारे आर्टिफैक्ट्स का नाम सुनकर जानकर युवान काफ़ी सदमे में होता है, अपने मन में कर रहा होता है आज मैंने जो देखा जो सीखा वह मेरे पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से कई गुना अधिक चौंकाने वाली चीज़ें थी। लियन कह रहा होता है कि इसके बारे में बताना थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, लेकिन मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अभी अभी मुझे इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को नियंत्रित करने के लिए और दूसरी ओर जाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। यह सुन यहाँ पर युवान कह रहा होता है क्या तुम इस जगह से भागना चाहते हो? स्पष्ट तौर पर यही हमारी प्राथमिकता है, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाली काम है जहाँ यहाँ से निकलना, लेकिन जानना चाहता हूँ कि उसके बाद आप मुझे ऐसे किस तरीके से लिपेटने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसे इतना आसानी से तो जाने नहीं देगा। यही बात वो अपने मन में कर रहा होता है कि यह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसका मालिक इसके अंदर अर्थ एंड हेवन का रूल बन जाता है, रूलर बन जाता है। मैं उसका कोई भी मुकाबला इसके अंदर नहीं कर सकता हूँ, मैं बस तोल मोल कर उसकी बातों को मानकर यहाँ से निकल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं इधर लियन अपने फॉक्स मोड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ओ यार ओल्ड युवान, क्या तुम सचमुच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अब चूंकि आप अंदर आ चुके हैं तो जाहिर तौर पर आप कुछ समय तक यहीं रहने वाले हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली तुम यहीं पर कैद रहोगे। और वह वहाँ पर 3 फिंगर्स को दिखाते हुए कहता है कि मैं 2 से 3 चीज़ों की गारंटी दे सकता हूँ। पहली, यहाँ आपकी जो कल्टीवेशन वह बाहरी आउटर स्टार वर्ल्ड की तुलना में खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी, मुझे कुछ चीज़ों की रिफाइन करने में आपकी मदद की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ों को सुनकर वह चौंक रहा होता है। और लियन कहता है कि तीसरी, एक बार जब मैं अपनी पावर के चरम सीमा पर पहुंच जाऊं तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यह सुन ओल्ड युवान उससे कहता है कि बस इतना ही झांग साउतियान, या अभी भी उस डिमोनिक सेक्ट के बंदे का नाम ले रहा है क्योंकि लियन ने तो उसे यही बता रखा है। झांग, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा तो नहीं दे सकते हो। और वह अपने मन में करा होता है उसकी उम्र को देखते हुए उसकी चरम शक्ति शायद मार्शल ग्रैंड मास्टर के पीक पर होनी चाहिए, है ना। और वो अफिलियन कहता है कि मैं सदैव अपने वचन को निभाता हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और तभी हम देखते हैं इधर बाकी बंदे इनके पावर्स को सेंस कर यहाँ पहुँच चुके होते हैं, प्रकट हो चुके होते हैं। और इधर से डून आते हुए कहता है लियन, क्या एक और नया मुर्गा तुमने ले आया है, एक और नया साथी जिसे आपने धोखा देकर यहाँ पर लाया है, शामिल किया है? और हम देखते हैं इस बात को सुनकर ये कहता है युवान कि क्या लियन, इसका नाम लियन है? और वह उससे कह भी रहा होता है कि तुम्हारा नाम झांग साउतियन नहीं है। तभी हम देखते हैं डून उसके पास जाकर उसके सर को थपथपाते हुए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने एक और अच्छे मुर्गे को लाया है धोखा देकर, वाह वह बिना जाने तुम्हारे असलियत को यहाँ पर पहुँच चुका है। और इधर लियन कह रहा होता है फैंग के साथियों से, उसके सेवकों से कि जहाँ तक तुम तीनों का क्वेश्चन है मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मुझे नोक आर्क मिल चुका है और वह नोक आर्क अभी फैंग के पास है और मुझे उसी के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है इस आउटर स्टार के वर्ल्ड में। और अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो तुम लोगों को निश्चित तौर पर उससे मिलवाऊंगा और उनके पास से ले जाऊंगा। ये सुन हुए कहते हैं क्या यंग मास्टर को मिल चुका है? और वह तेजी से इसकी ओर बढ़ते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम इसके लिए सीरियस हो? क्या यंग मास्टर के पास सचमुच में नोक आर्क आ चुका है? यह बहुत ही ग्रेट बात है। लियन कहता है हाँ बिल्कुल। और इधर से युवान कह रहा होता है कि ओए नोक आर्क क्या सचमुच में इस दुनिया में प्रकट हो गया है, मुझे क्लियर करो। और वह अपने मन में कह रहा होता है मैं 10 वर्षों से अधिक समय से इस बाहरी वर्ल्ड में हूँ और अनगिनत बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन मेरे मेन बॉडी ने अभी तक मुझे वापस नहीं बुलाया है। आखिर होली रीजन में सब कुछ शांतिपूर्ण तो चल रहा है। तभी लियन दूसरी ओर देखते हुए उन बंदों से कहता है कि उस खड़े बाल की और उस टोपी वाले बंदे से, वैसे स्केलेटन मर्सनी ग्रुप और जो हरा तूफान यानी कि स्ट्रॉम मर्सनी ग्रुप है वह निश्चित तौर पर उनके जो टॉप लेवल के बंदे थे चुआन झाई और सेनफेंग वे दोनों मारे जा चुके हैं। वे पहले वाले बंदे जिन्हें लियन के स्टूडेंट ने अपने फिश से मारा। और लियन कहता है कि और अब यहाँ पर केवल रूकी मर्सनी ग्रुप ही बचा है जो अपने गतिविधियों को एक्टिवेट कर रहा है और बहुत ही तेजी से लोगों को अपने पास एकत्रित कर रहा है, जमा कर रहा है। ये सुनिए दोनों बंदे चौंक जाते हैं कि इनके सेक्ट के लीडर मारे जा चुके हैं इनके ग्रुप के। और इधर तीनों बंदे रो रहे होते हैं यंग मास्टर आपके लिए उसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा, आपने काफ़ी मुसीबतें झेली होंगी हमारे बिना। और इधर हम देखते हैं लियन फिर इधर से खड़े बाल से करा होता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो बच्चे, लेकिन तुमने एक टेढ़ा रास्ता अपनाया है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा टीचर ढूंढूंगा, कोई ऐसा जो तुम्हारे उस पागल मास्टर जी के तुलना में कई अधिक ताकतवर होगा। और इधर हम डून को देखते हैं जो इसे छेड़ते हुए कह रहा होता है भाई तुम अपनी कहानी बताओ ना, तू कैसे फंसा? और इधर हम कह रहे थे तभी वो कहता है क्या तुमने मेड जी के बारे में बात किया लियन? और वह आते हुए इसके और कह रहा होता है तुम कह रहे हो कि उसका जो
मास्टर था, वह मेड जी था, वह पागल, क्या वह पहले ही मारा नहीं जा चुका है? तभी हम देखते लियन कहता है, वेट अ मिनट, मेरे पास एक सही आइडिया है। अब मेरे पास 2 ऐसे बंदे हैं जो आपस में गुरु चेला बन सकते हैं। मैं इन्हें अभी नियुक्त करता हूँ, इसकी अभी पुष्टि करता हूँ। और इधर खड़े बाल कहता है, ओए तुम क्या बात कर रहे हो, यह तो एक सोल बॉडी है। इधर से हम देखते हैं युवान कहता है, रुको बच्चे, जिस टीचर के बारे में तुम बात कर रहे हो क्या वह मैं हूँ? और इधर से हम देखते हैं युवान कह रहा होता है कि बच्चे, तुम्हारी नज़र बहुत ही तेज है, तुम मुझे पहले एक सोल बॉडी के रूप में पहचानते भी हो कि मैं कौन हूँ? और इधर इधर हम देखते हैं डून अपने नौटंकी में होता है, उसके कंधे पे हाथ रख कर रहा होता है। इस बूढ़े व्यक्ति को इस स्थिति में धोखा दिया गया है कि उसे देखो तो क्या वह आपको लगता है कि वह गु यू सेंग का मार्गदर्शन कर सकता है उस खड़े बाल का? तभी लियन यहाँ पर ओल्ड युवान की इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि यह कोई और नहीं बल्कि युवान गाओ हान है, जो कि होली क्षेत्र के 9वें रैंक के अल्केमिस्ट है। और इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं इन्हें सदमा लगता है कि क्या 9वें रैंक का अल्केमिस्ट? और इधर युवान गाओ हान रो रहा होता है, भाई मेरी इज्जत कर लो थोड़ी सी। और डून अपने मन में कहता है, ओए बकवास, मैंने फिर से कुछ गलत चीज़ कर दिया है इन लोगों के साथ, मैंने फिर बड़ी मुसीबत अपने हाथ में ले ली है। और इधर ये तीनों फैंग के सेक्ट के बंदे कह रहे होते हैं, क्या होली क्षेत्र के 9वें रैंक के अल्केमिस्ट? और यहाँ पर ओल्ड युवान रोते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मैं कितना नीचे गिर गया हूँ, एक मार्शल ग्रैंड मास्टर जैसे बदमाश जैसे ब्रेड के बातों में आकर, एक अनजान व्यक्ति के बातों में आकर मैं इस तरीके के धोखे में फंस चुका हूँ, ऐसी जगह पर जिसे पर मुझे नहीं आना चाहिए था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है इन लोगों के सामने इस तरीके से खुद को दिखाते हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन ने उसे एक शोपीस बना कर रखा होता है और सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है कि देखो, एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के अंडर में एक 9वें रैंक का अल्केमिस्ट फंसा हुआ है, और वो भी इतनी शानदार तरीके से वह मेरी बातों को मान रहा है। इसे बांध कर रखा गया है और इसे शोपीस के तौर पर यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं ये लोग, और कर रहे होते हैं कि तू ही माता तू ही पिता है इसके बारे में जानने के बाद। और यहाँ पर किस तरह की बातें हो रही है इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट, इनकी नौटंकियाँ इसी तरह जारी रहेंगी।